तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी में अब तक पूछे गए साइंस के सभी प्रश्नों का स्टडी कर रहे हैं, यानी कि एनटीपीसी इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, पीटी और मेंस, सारे में जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों का स्टडी कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से पूछे गए सभी प्रश्नों का स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये दूसरा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 100 मिलियन किसके बराबर होता है? 100 मिलियन किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 1 मिलियन, आप देखते होंगे ना यूट्यूब पे, 1 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब क्या होता है? 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। यही अगर जैसे 1 मिलियन बराबर 10 लाख हुआ तो 10 मिलियन बराबर क्या होगा? यानी कि एक शून्य यहाँ बैठा देंगे तो इधर भी एक शून्य बैठा देंगे। 10 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। यही 100 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा? एक शून्य इधर बैठा दिए, फिर एक शून्य इधर बैठा दिए। ठीक है, तो 100 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा? 10 करोड़ होगा। ठीक है, 100 मिलियन बराबर 10 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि 10 मिलियन बराबर क्या होता है? 100 लाख, यानी कि 1 करोड़ है ना। 10 मिलियन बराबर बोल सकते हैं क्या? 1 करोड़। 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, तो 100 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा? 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 100 मिलियन बराबर 10 करोड़, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि 1 माइक्रो बराबर पूछा जाता है। 1 माइक्रो बराबर क्या होगा? 1 माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6। 1 नैनो बराबर पूछेगा तो 10 के पावर -9, 10 के पावर -9 होता है 1 नैनो बराबर। और 1 गीगा बराबर कितना होता है? 1 गीगा बराबर होता है 10 के पावर 9 प्लस में। ठीक है, नैनो में होता है -9 और 1 गीगा है ना, गीगा, 1 गीगा बराबर क्या होता है? 10 के पावर 9 होता है। 1 पीको बराबर कितना होता है? ये सारे छोटी छोटी चीज़ें, इसको आपको याद रखना चाहिए। 1 पीको बराबर होता है 10 के पावर -12 और 1 टेरा बराबर कितना होता है? ये होता है प्लस में 10 के पावर 12। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम डैश है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रोचिप इसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप किसका बना होता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया है, तो याद रखना है। कंप्यूटर चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है ना, सिलिकॉन का बना होता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखना है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो एकीकृत सर्किट है ना, आईसी, इन इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। ये माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। और पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था, है ना। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। और ये मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का प्रयोग पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन अगर आता है कि वर्तमान में किस पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है? तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AQI से क्या अभिप्राय है? तो AQI का फुल फॉर्म क्या होता है? AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? तो किसी स्थान विशेष पर वायु गुणवत्ता के स्तर और यह वायु श्वसन के उपयुक्त है या नहीं, इसकी सूचना देता है कौन? एयर क्वालिटी इंडेक्स देता है। ठीक है,
ये याद रखना है। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर लिखना है कि वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक किसे माना जाता है। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माना जाता है किसको? लाइकेन को। याद रखना है किसको? लाइकेन को वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज किया था जोनास सोल्क ने किया था। पोलियो के टीके की खोज जोनास सोल्क ने किया था। ठीक है। अच्छा, टीकाकरण की खोज सबसे पहले किसने किया था? टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। और किस टीके की खोज किया था? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था 1796 में। ठीक है, सबसे पहले टीकाकरण की खोज 1796 में हुआ था और एडवर्ड जेनर ने किया था और चेचक के टीके की खोज किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है। अच्छा, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था। पोलियो ड्रॉप्स की खोज किसने किया? देखिए, पोलियो टीका की खोज जोनास सोल्क है, लेकिन पोलियो ड्रॉप्स जो है इसका खोज किया था अल्बर्ट सेबिन। अल्बर्ट सेबिन ने पोलियो ड्रॉप्स की खोज किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मेरी क्यूरी ने किसका खोज किया था? तो मेरी क्यूरी रेडियम और पोलोनियम की खोज मेरी क्यूरी ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो ये पेनिसिलिन की खोज किया था ना, जो कि दुनिया का पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। इसकी खोज किसने? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो वो है हीलियम। दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हीलियम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मतलब पहला सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन सा? तो वो है हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है। दूसरा है हीलियम है। ठीक है, इस टाइप के 4 प्रश्न आते हैं जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि ब्रह्मांड में पूछ दिया सबसे ज़्यादा कौन है? हाइड्रोजन है। दूसरा तो हो गया हीलियम। ठीक है, पूछा जाएगा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा वायुमंडल में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ठीक है, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अब भूप्रकृति में भी ऑक्सीजन पाया जाता है ना, पृथ्वी के भूप्रकृति में भी ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है क्या? देखिए, ब्रह्मांड में पूछे सबसे ज़्यादा तो हाइड्रोजन, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, और मानव शरीर और भूप्रकृति ये दोनों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अच्छा, गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है मालूम? तो गुब्बारे में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपके दिमाग में ये आता है कि सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन, तो फिर हीलियम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन है ना वो ज्वलनशील है। ठीक है, हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील है और हीलियम क्या है? अज्वलनशील है, यानी कि ज्वलनशील ये नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होता है? ज्वलनशील होने के कारण हवा की मौजूदगी में जल जाता है और हीलियम नहीं जलता है, इसलिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है गुब्बारे में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग गोताखोर द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाएगा कि गोताखोर द्वारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSLV का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ से। PSLV का फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए, एनटीपीसी में आपको फुल फॉर्म से 2 क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये सब निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो PSLV का फुल फॉर्म पूछा यहाँ, तो इसका होता क्या? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका करेक्ट आंसर है, PSLV का फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म की बात करें तो PSLV का फुल फॉर्म हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना क्या? GSLV का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का फुल फॉर्म हुआ। ASLV का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है, आपको ऑप्शन में इंटरनेशनल दे देगा तो कन्फ्यूजन नहीं होना वहाँ पे। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। PSLV की बात करें तो PSLV क्या है? तो लॉन्च व्हीकल है। देखिए, PSLV से ही चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखना है,
चंद्रयान प्रथम को पूछा जाएगा कि किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था, तो PSLV C11 से, है ना। चंद्रयान प्रथम को किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C11 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। और मंगलयान को भी PSLV लॉन्च व्हीकल से ही लॉन्च किया गया था, तो मंगलयान को लॉन्च किया गया था PSLV C25, ये प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था। तो ये भी कभी पूछ लिया जाता है आपको, तो याद रखना है चंद्रयान प्रथम को PSLV C11 से और मंगलयान को PSLV C25 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये याद रखना है। कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है जो आपको नोट करना है, ठीक है। भारत का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है, तो अहमदाबाद में, ठीक है। अच्छा, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारी चीज़ें हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, ठीक है। कभी आपसे पूछ लिया जाता है श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। देखिए, जो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहीं से चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगलयान, ये सभी आपको कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन का समूह कहलाता है पोड, है ना। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पोड कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब डॉल्फिन की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया है पटना विश्वविद्यालय में, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय परिसर में एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन का मूलभूत इकाई है कोशिका, है ना। कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखना है, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। और कब किया था कोशिका का खोज? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। अब रॉबर्ट जब भी आए तो आपको 3 प्रश्न रिवीजन करना साथ में, क्योंकि एक ही जैसा है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। देखिए, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका के केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। फिर इसी तरह एक नाम है क्या? रॉबर्ट कोच है, तो वो किसका खोज किया था? तो टीबी के बैक्टीरिया की खोज। टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था, ठीक है। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। कब? 1882 में, ठीक है। तो 3 नाम याद रखना है आपको। जब भी कोई भी इसमें से तीनों से आएगा, तीनों आपको साथ में रिवीजन कर लेना है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। कोशिका के केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था 1882 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। थोड़ा सा शब्दों से क्या है रिलेट कर लेंगे तो आसानी से याद रहता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान, सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है। देखिए, कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, कोशिका के केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान। तो रिलेट करना है वॉइस से, है ना। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है ना। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ये सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। लेकिन अगर पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो वो है अंड कोशिका, यानी कि अंडाणु। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंड कोशिका है और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अब कोशिका के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में और भी डिटेल्स पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, कोशिका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एवं
यूकैरियोटिक कोशिका होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ये प्राचीन कोशिका है जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक या तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो याद रखना मेन पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोट्स कोशिका में क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। और यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये कोशिका नवीन कोशिका है, इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक, तो यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, अब प्रोकैरियोटिक्स में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है। तो छिद्रयुक्त न्यूनतम कौन सा है, रेतीली मिट्टी या तो गाद भरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी या तो खारी मिट्टी। तो न्यूनतम जो है ना, मिनिमम जो छिद्रयुक्त है वो है चिकनी मिट्टी, है ना, क्ले सोइल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मिट्टी भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से मिट्टी से क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो वो भी जलोढ़ मिट्टी है। और एक क्वेश्चन आता है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसको रिलेट ऐसे कर लेना है। देखिए नई जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, जहाँ बरस भर पानी आते रहता है, तो पानी आते रहता है ना, तो मिट्टी को खोद के लिए चला जाता है, तो ये नई रहता है हमेशा, खादर खोद के लिए चला है खादर, और हमेशा नया रहता है हमेशा। जैसे कहीं भी पानी मिट्टी बार बार खोदाएगा तो वो नया रहेगा। और बांगर में क्या होता है, यहाँ बरस भर पानी क्या है, कभी कभार आता है, साल में कभी बार आया तो नहीं भी आया, तो ये क्या होता है, पुरानी हो जाती है मिट्टी, तो ये बांगर कहलाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहता है। ठीक, चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो लाल लेटेराइट मिट्टी है काजू की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी, जिसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि किसे रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है, तो उत्कृष्ट या तो नोबेल, ठीक है, एक ही चीज़ होता है। तो नोबेल धातु कौन सा, यानी उत्कृष्ट धातु इसमें से कौन सा है, तो ये चांदी जो है ये उत्कृष्ट धातु है। तो डायरेक्ट उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उत्कृष्ट गैस से उदाहरण से आ जाता है, या तो उत्कृष्ट धातु से उदाहरण से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि उत्कृष्ट गैस है कौन कौन, उत्कृष्ट धातु यहाँ पूछा है तो धातु के बारे में जानेंगे। उत्कृष्ट धातु है कौन कौन सा, जैसे चांदी उत्कृष्ट धातु है, सोना, प्लेटिनम, रोडियम, है ना, रोडियम। ठीक है, आपको लिख लेना है आपको, ताकि याद रहे, कभी भूले नहीं, रिवीजन भी कर सकते हैं आप। उत्कृष्ट धातु में लिख लेना है चांदी, सोना, प्लेटिनम, रोडियम और पैलेडियम। रोडियम और पैलेडियम ये सब क्या है, उत्कृष्ट धातु है। और उत्कृष्ट गैस की बात करें तो उत्कृष्ट गैस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस, नोबेल गैस डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से कौन सा नोबेल गैस है, या तो इनमें से कौन सा नोबेल गैस नहीं है। ठीक है, तो नोबेल गैस में कौन कौन सा आता है, वो आता है हीलियम, नियोन, 6 गैस है, याद रखना है, हीलियम, नियोल, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसको याद ऐसे रख लेना है, एक लाइन याद रखना है ना अगर करके 0 रन, है ना से हो जाएगा हीलियम, नियोन। ठीक है, अगर करके यानी आर्गन, क्रिप्टॉन, 0 रन यानी जेनॉन और रेडॉन, ये सब क्या अक्रिय गैस है ना, नोबेल गैस है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको बता दी है, नोबेल धातु और नोबेल गैस, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है कि कौन सा नोबेल धातु है, कौन सा नोबेल गैस है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं किसकी, चांदी की। चांदी से और भी एक प्रश्न याद रखना, क्या विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सा है, तो चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छी सुचालक धातु चांदी है। चांदी का प्रतीक क्या होता है, तो चांदी का प्रतीक होता है Ag, है ना, चांदी का प्रतीक है Ag। और परमाणु संख्या क्या है, 47 है। परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो 1.7 समथिंग है, तो लगभग 108 है। ठीक है, चांदी का परमाणु द्रव्यमान। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है,
मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है अस्टेपिज। ठीक है, याद रखना है। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो भी बताएंगे सभी कतई जहर प्रश्न रहेगा और हर एक सेंटेंस अति महत्वपूर्ण रहेगा, तो आपको वही याद रखना है। ठीक है, ये तो याद रखना ही आपको, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन ये सब पूछा गया है, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताएंगे वो अति संभावित प्रश्न रहेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि निश्चित रूप से एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको नोट कर लेना है। अगर याद है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं याद है तो इसको नोट करके रखना है। ठीक है, और इसको रिवीजन करना है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूछा क्या, सबसे छोटी हड्डी। अब हड्डी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपको वही याद करवाते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए आप तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए तो उससे रिलेटेड पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड जो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी पढ़ते हैं तो आप एक्सेलेंट कर जाते हैं और वही एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे बात करते हैं, एक उदाहरण देते हैं आपको, जैसे यहाँ इसी अभी पीछे बताया आपको कोशिका के बारे में पूछा गया था। ठीक है, कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है कोशिका। अब कोशिका से एग्जाम मतलब कभी भी हो, अब देखिए ये है 2016 का अभी बताए थे, अब एग्ज़ाम अभी 2024 में दिसंबर में रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, तो वही कोशिका से आपको एक्स्ट्रा फेस में क्या है, कोशिका के बारे में सब चीज़ बता दिए। अब टेक्नीशियन में क्या पूछा गया था कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था, तो 1665 में किया था। अब वहीं से देखिए क्वेश्चन आ गया, तो कोशिका से रिलेटेड आपको सब चीज़ बता दिए, तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसी तरह आपको तैयारी करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उस चैप्टर में अब जैसे उत्तक आया तो पादप उत्तक आया, तो एक क्वेश्चन यहाँ मान के चलिए पूछा गया उत्तक से, तो उत्तक के बारे में जो पादप उत्तक है इंपॉर्टेंट, वो सभी उत्तक आपको पढ़ लेना है और गारंटी के साथ आपको उत्तक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे वहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको तैयारी करनी है। अब जैसे हड्डी की बात आई है तो हड्डी से जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देते हैं, क्वेश्चन यहीं से आएगा। सबसे छोटी हड्डी पूछा तो अस्टेपिज हो गया, ये जो कि कान में पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो जांघ की हड्डी है, जो कि जिसका नाम है क्या, फीमर। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी पूछे शरीर की कौन सा है, तो जांघ की हड्डी है, वो फीमर कहलाता है। एक क्वेश्चन ये आएगा कि टिबिया और फिबुला हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो पैर के निचले हिस्से में पाया जाता है, यानी कि जो घुटना होता है ना, घुटना से नीचे जो होता है हड्डी, वो लंबा वाला वो टिबिया और फिबुला हड्डी होती है। तो कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि टिबिया और फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन में दे देगा आपको हाथ में, कान में, मस्तिष्क में, तो याद रखना है कहाँ, पैर में पाया जाता है। ठीक है, तो टांग में यानी कि पैर में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा मानव हड्डी का मुख्य घटक कौन सा है, तो वो है कैल्शियम, मुख्य घटक है कैल्शियम। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक का नाम क्या मालूम, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है सब। ठीक है, तो याद रखना हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक है लिगामेंट। क्या है, लिगामेंट। ठीक है, इसे स्नायु भी कहा जाता है हिंदी में, स्नायु। ठीक है, अच्छा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक है वो है टेंडन। क्या है, टेंडन। ठीक है, याद रखना है टेंडन। तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हो गया, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक लिगामेंट, अब मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला तो उत्तक क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है, जिसे कंडरा भी कहा जाता है, कंडरा है ना, कंडरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा हड्डी क्या मालूम, हड्डी एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, जैसे रक्त, जैसे ब्लड जो होता है खून, वो भी संयोजी उत्तक है, तो हड्डी एक ठोस संयोजी उत्तक है। ठीक है, याद रखना है हड्डी क्या है, एक ठोस संयोजी उत्तक है, रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, तो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है, या तो कीवी, अल्बाट्रोस, या तो बाज। तो इसका आंसर क्या है, हमिंग बर्ड। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड से ही एक प्रश्न और अति महत्वपूर्ण है, कौन सा है कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी पूछे तो कौन सा है, तो हमिंग बर्ड ही है। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो वो शुतुरमुर्ग है। और सबसे तेज दौड़ने वाला भी पक्षी कौन सा है, तो वो शुतुरमुर्ग ही है। ठीक है, तो दो प्रश्न दोनों से है। हमिंग बर्ड से क्या है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हमिंग बर्ड,
और दुनिया का सबसे छोटा पक्षी। और शुतुरमुर्ग से क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग और सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग है। ठीक है, बात करते हैं कि इसका कीवी का, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी, ये क्वेश्चन आएगा। तो कीवी किस देश का, तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको याद करवाए थे, पक्षियों का अध्ययन, पक्षी उड़ता है तो ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है, तो ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। ठीक है, ऑक्टोपस किसे कहा जाता है मालूम, ऑक्टोपस ये है, ये जो है ना ऑक्टोपस, ये समुद्री जीव है ना। ऑक्टोपस क्या, अष्टबाहु यानी कि 8 भुजा वाला, ये मोलस्का संघ का एक समुद्री प्राणी है, ये है ना ऑक्टोपस, ये क्या है, समुद्री प्राणी है, ये मोलस्का संघ का, ये भी ध्यान रखना है किस संघ का है ये ऑक्टोपस, तो ये मोलस्का संघ का है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका खून क्या पूछा है, कैसा होता है, तो नीला होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा तिलचट्टा के खून के बारे में पूछा जाएगा कि तिलचट्टा का जो कॉकरोच होता है, तिलचट्टे के खून का रंग क्या होता है, तो सफ़ेद होता है, तिलचट्टे का खून का रंग सफ़ेद होता है। ठीक, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का क्या तात्पर्य है, तो फुल फॉर्म कंप्यूटर से पूछा जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लेन का फुल फॉर्म क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन में कहाँ है, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरह से पूछा जाएगा बेन का, WAN, तो वही हो जाएगा क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर मेन का पूछा जाए, मेन का होता क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है जो कि अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्या होता है वो बार बार रिपीट भी होता है। कौन सा है, जैसे USB का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना, ये बस ही होता है। ठीक है, BUS बस, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, और URL का फुल फॉर्म क्या होता है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको, CPU का याद रखना है आपको, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने, वर्ल्ड वाइड वेव, है ना, वर्ल्ड वाइड वेव। और एक रखना याद क्या, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जैसे रैम का पूछ दे, ये सब आपको बताते रहते हैं हमेशा, रैम का पूछे तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूछे तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों का उपयोग विधि किसने तैयार की थी। जो रासायनिक प्रतीक होता है, तत्वों का रासायनिक प्रतीक होता है, जैसे नाइट्रोजन का क्या होता है, N होता है, जैसे सोडियम का Na हो गया, या तो कार्बन का C हो गया, ये प्रतीक जो है ना किसने तैयार किया था, ये विधि, तो ये किया था बर्जीलियस। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, बर्जीलियस ने तैयार किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लुई पास्चर कौन है, तो रेबीज का टीका की खोज किया था लुई पास्चर। जॉन डाल्टन कौन है, तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है, तो पृथ्वी का जल चक्र जो है ये सूर्य के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और पूछे कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को ही कहा जाता है। अच्छा, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है, तो 71% पानी है। और पानी का जितना पानी है उसका कितना प्रतिशत जल ताज़ा है ना, तो ताज़ा जल कितना है, तो 2.7% है। ठीक है, कभी 2.7 ऑप्शन में नहीं रहे तो 2.5 भी रहे तो वहाँ पर चलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, 2.7% जो है, मात्र 2.7% जल ही ताज़ा है, बाकी 9.97.5 या तो 97 है ना, अप्रोक्सीमेटली याद रखना है, 97.5 जल जो है वो खारा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है मालूम, पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है, तो लगता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड लगता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितना दिन में करता है, तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा
लगभग 27 दिन में करता है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मत्स्य झुंड का संबंध मछली से है तो कॉलोनी का संबंध किससे है? ठीक है, मत्स्य झुंड का संबंध मछली से वही है जो कॉलोनी का डैश से है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये चींटियाँ है ना। कॉलोनी का संबंध किससे? चींटियाँ से। मत्स्य झुंड का ये क्या कहलाएगा? मछली से संबंधित है। तो कॉलोनी का संबंध किससे? तो चींटियों से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपको एनटीपीसी में, तो कुछ क्या है समूहों को याद रखना है। इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि मवेशियों को समूह को क्या कहा जाता है मालूम? मवेशियों के समूह को झुंड कहा जाता है। मछली के समूह को क्या कहा जाता है? तो अस्कूल कहा जाता है। हाँ, अस्कूल ही कहा जाता है। ठीक है, वही ये वाला अस्कूल। मछली के समूह को अस्कूल कहा जाता है। मच्छर के समूह को क्या कहा जाता है? स्वार्म कहा जाता है। मच्छर के समूह को स्वार्म कहा जाता है। लोमड़ी के समूह को क्या कहा जाता है? पट्टा कहा जाता है। लोमड़ी के समूह को पट्टा कहा जाता है। ठीक है, फिर समझिए मछलियों के समूह को झुंड, मवेशियों के है ना, मवेशियों के समूह को झुंड कहा जाता है। मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है और मच्छर के समूह को स्वार्म कहा जाता है और लोमड़ी के समूह को पूछे क्या कहा जाता है? तो पट्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है नाभिकीय संलयन है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। परमाणु संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? देखिए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है मालूम? हाइड्रोजन बम जो है ये परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन कभी ना हो। जैसे कि हाइड्रोजन बम वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर है और परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर है। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो रिलेट कैसे करना है? देखिए हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, तो हाइड्रोजन सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है मालूम? सूर्य में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। तो सूर्य का ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? संलयन। तो सूर्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बम भी किस पर आधारित है? परमाणु संलयन यानी कि नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, तो रिलेट करना है किससे? सूर्य से रिलेट करना है। हाइड्रोजन में सूर्य ज़्यादा पाया जाता है तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, क्योंकि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। ठीक है, तो वो रिलेट हो जाएगा हाइड्रोजन बम का सूर्य से। ठीक है, तो बाकी इधर बच जाएगा क्या? परमाणु बम। परमाणु बम का संबंध हो जाएगा क्या, किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर ये आता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो सूर्य ही है। ठीक है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो सूर्य है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा कौन सा? तो प्रोक्सिमा सेंटूरी है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंटूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी है ब्लू व्हेल है ना, नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी है ब्लू व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल एक गर्म रक्त प्राणी है जो कि बच्चों को जन्म देकर दूध पिलाते हैं। ठीक है, और ये ब्लू व्हेल जो है श्वसन किसके द्वारा करता है? तो फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। अच्छा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर अगर पूछे कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर पूछे यानी कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राणी तो वो ब्लू व्हेल ही है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र ये किया था टोन्सले ने है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द दिया था टोन्सले ने, लेकिन पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? सिंपल, सिर्फ ये पारिस्थितिकी तंत्र नहीं। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द दिया था टोन्सले, लेकिन पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। याद रखना है, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था पारिस्थितिकी शब्द। अब पारिस्थितिकी तंत्र बोले तो तंत्र टोन्सले, तंत्र टोन्सले ऐसे रिलेट कर लेना है। तंत्र टोन्सले ने दिया था, अब पारिस्थितिकी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि पारिस्थितिकी का संबंध है या तो पारिस्थितिकी क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको ऐसे रहता है। ठीक है, कि पर्यावरण और जीवों के एक दूसरे के साथ
और उनके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन है। ठीक है, तो याद रखना पारिस्थितिकी क्या है, तो पारिस्थितिकी है पर्यावरण और जीवों के एक दूसरे के साथ उनके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन है ये। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन याद रखना, क्या भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो विकासवाद का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन से एक दो और प्रश्न पूछा जाता है, तो कौन सा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। तो 3 प्रश्न हो गया, एक तो हो गया विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक डार्विन, प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। आइंस्टीन की बात करें तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और E बराबर mc² ये समीकरण किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने ही दिया था। आइजैक न्यूटन की बात करें तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट है लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से डायरेक्ट एग्जाम्पल से प्रश्न आ जाता है, तो याद रखना है इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, जैसे माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, लाइट पेन, ये सब इनपुट डिवाइस है। एक बार फिर समझिए, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और लाइट पेन ये सब इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में याद रखना क्या, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये सब आउटपुट डिवाइस है। एक बार फिर समझिए, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और हेडफोन ये सभी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है निष्क्रियकरण, है ना, न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन से प्रश्न एग्जाम में आता है, तो याद रखना है रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जो क्या है मतलब कि जिसको क्या परिवर्तन के बाद है ना वो फिर पिछली अवस्था में ना पूर्व अवस्था में नहीं आ सके, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और जो चीज़ें, जो वस्तुएं या पदार्थ हो परिवर्तन के बाद भी है ना फिर पुरानी अवस्था में पहले वाली अवस्था में आ जाए, वो कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में जैसे कि लोहे में जंग लगना, ये क्या रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, दूध का दही में बदलना, अम्ल क्षार अभिक्रिया, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या है, जैसे पानी से बर्फ़ बनना, ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे पानी से बर्फ़ बन गया, फिर बर्फ़ से हम लोग पानी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, पुरानी अवस्था में आ गया। जैसे चीनी पानी में घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है। कागज़ के टुकड़े को फाड़ना, ये क्या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो पौधे का कौन सा हिस्सा पानी का परिवहन करता है? आपको कई बार याद करवाए थे कि जल का वहन कौन करता है। पानी को रिलेट करना कहाँ से? जल से। तो याद रखने के लिए आपको याद रहेगा जल जाइलम, याद करवाए थे आपको। जल का वहन कौन करता है? जाइलम, है ना। क्वेश्चन से ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जल जाइलम। ठीक, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर इसका। उसी तरह भोजन का वहन कौन करता है? तो भोजन के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड। आपको याद करवाए थे इसे फूड फ्लोएम। फूड फ्लोएम, भोजन का वहन कौन करता है? तो पौधों में भोजन का वहन करता है फ्लोएम। ठीक है, तो याद ऐसे रख लेना, जल जाइलम फूड फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम। ठीक है, याद रख लेना। देखिए पादप उत्तक जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखना है क्या क्या, जो कि क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से वहाँ पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पादप उत्तक की बात करें तो आप लिख लीजिएगा पादप उत्तक। ठीक है, पादप उत्तक 2 प्रकार के होता है। ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा आप अपने नोट्स में। एक होता है विभज्योतक उत्तक, विभज्योतक जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक। और एक होता है अस्थायी उत्तक। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या अस्थाई उत्तक है ना, इसको दो भागों में बांटा गया। अस्थाई उत्तक को दो भागों में बांटा, एक हो गया सरल और एक हो गया जटिल उत्तक। ठीक है, यहाँ पर इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, अस्थाई उत्तक को दो भागों में बांटा गया था, एक सरल और एक जटिल उत्तक। ठीक है, मतलब अस्थाई सरल उत्तक और जटिल अस्थाई उत्तक और सरल अस्थाई उत्तक। ठीक है, अब इसमें क्या है, सरल उत्तक में कौन कौन सा आता है, तो सरल उत्तक में आएगा 3, एक आएगा पेरेंकाइमा, फिर एक कोलेंकाइमा, ठीक है, और एक है स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, और जटिल उत्तक में आएगा जाइलम और एक आएगा फ्लोएम। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इस तरह से बना लीजिएगा और आपको लिख के एक बार बताते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, लिखना क्या क्या है, तो 3 उत्तक सरल उत्तक में बताए थे, क्या क्या, पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, यह है सरल अस्थाई उत्तक, कोलेंकाइमा, और एक है आपका स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, और बाकी जो जटिल में है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब ये तीनों उत्तक से एक एक प्रश्न याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का भंडारण कौन करता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का जमा कौन करता है, तो पेरेंकाइमा उत्तक करता है। ठीक है, ये हो गया। अगर क्वेश्चन आता है कि पौधों में लचीलापन कौन प्रदान करता है, यानी यांत्रिक सहायता पौधों को देता है और लचीलापन प्रदान करता है, वो कोलेंकाइमा करता है। ठीक, अच्छा, पौधों में मजबूती और कठोरता कौन सा उत्तक प्रदान करता है, तो ये है स्क्लेरेंकाइमा, जिसे दृढ़ उत्तक भी कहा जाता है। ठीक है, अब याद इसको रखना कैसे, देखिए याद रख लेना है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन, तो प्रकाश संश्लेषण रिलेट करना है पेरेंकाइमा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पेरेंकाइमा, प्रकाश संश्लेषण पेरेंकाइमा, और लचीलापन कोलेंकाइमा, लचीलापन कोलेंकाइमा, लचीलापन प्रदान करेगा कौन, कोलेंकाइमा, और मजबूती और कठोरता स्क्लेरेंकाइमा, मजबूती और कठोरता स्क्लेरेंकाइमा, मजबूती और कठोरता स्क्लेरेंकाइमा। इसको रिलेट ऐसे करना है, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि नारियल का छिलका जो है किस उत्तक से बना होता है, तो स्क्लेरेंकाइमा उत्तक से बना होता है। तो नारियल के छिलका काफ़ी कठोर होता है, तो कठोर और मजबूती कौन प्रदान करेगा, स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, तो वहाँ से याद रखना है रिलेट करके। और एक क्वेश्चन आता है कि किस पादप उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये स्क्लेरेंकाइमा उत्तक में ही मृत कोशिकाएं पाया जाता है। स्क्लेरेंकाइमा को उत्तक को क्या बोलते हैं, दृढ़ उत्तक। दृढ़ मतलब क्या होता है, मजबूती है ना, तो मजबूती और कठोरता प्रदान करता है स्क्लेरेंकाइमा, और इसी में ही मृत कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना है। तो ये तीन उत्तक से आप सबको बता दें इसका कार्य क्या है। ठीक है, पेरेंकाइमा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का भंडारण करता है, कोलेंकाइमा लचीलापन प्रदान करता है, स्क्लेरेंकाइमा ये क्या करता है, मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। और जो जटिल उत्तक है वो जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है ना, जाइलम जल, और भोजन का फूड है ना, फूड फ्लोएम। ठीक है, तो ये याद रखना है सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, यहाँ से अब 4 प्रश्न याद रखना है आपको हमेशा, कौन कौन सा, तो देखिए मंगलयान लॉन्च हुआ था कब, 5 नवंबर 2013 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च हुआ था। कहाँ, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अब यहीं से वो तीनों भी कौन, चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, ये तीनों भी यहीं से लॉन्च हुआ है। ठीक है, श्रीहरिकोटा से, यानी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक, तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखना है। अच्छा, मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो मंगलयान लॉन्च किया था PSLV C-25 रॉकेट से ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 7वें वेतन आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है,
तो इसका आंसर क्या है? अशोक कुमार माथुर है। और आज का क्वेश्चन है कि वर्तमान में अभी 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।